नमस्कार मित्रों, युग तेवर पत्रिका के इस YouTube मंच पर मैं उत्कर्ष सिंह आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, विचारों का निर्बाध तथा स्वतंत्र आदान प्रदान किसी भी समाज को जीवंत बनाता है। भारतीय संस्कृति और समाज ने प्रत्येक दिशा से आने वाले विचारों को स्वीकार करना और इनके साथ साथ जीना सीखा है। हमने हर तरह के विचार को स्वीकार किया है, भले ही वे हमारी मूलभूत मान्यताओं से इतर क्यों न हो। भारतीय इतिहास के शैशव काल से ही हमें वैचारिक बहुलवाद का तत्व भारतीय समाज में दिखाई देता है। हमने विचारों का जवाब हमेशा विचारों से देना सीखा है। तो आइए विचारों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने में हम और आप अपना अपना योगदान देते हैं और इसी बहाने भारतीय संस्कृति के विकास में हम सभी अपना एक छोटा सा गिलहरी प्रयास भी करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हमारी आज की चर्चा का विषय है लोकतंत्र। और जब मैं लोकतंत्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि लोकतंत्र से मेरा अभिप्राय उदारवादी ढांचे की लोकतांत्रिक संकल्पना से है, जिसे समकालीन विश्व में व्यापक रूप से स्वीकृति और सम्मान प्राप्त। मित्रों, जब हम लोकतंत्र के विषय में सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में स्वतः ही अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा उनके गेटिसबर्ग में दिए गए भाषण की कुछ पंक्तियां कौंध जाती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किए जाने वाला शासन। निश्चित रूप से यह परिभाषा बहुत अच्छी है और लोकतंत्र के सार को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर देती। लेकिन जैसा कि सभी परिभाषाओं के साथ होता है कि वे एक या एक से अधिक तत्वों को पर तो बल देती हैं, लेकिन विभिन्न तत्वों की अनदेखी भी कर देती। मसलन इसी परिभाषा को लें तो हम देखेंगे कि यह लोकतंत्र की मूल भावना को तो अच्छे से संप्रेषित कर रही है, लेकिन इस परिभाषा में लोकतंत्र के संस्थात्मक और संवैधानिक आधार की उपेक्षा भी की गई। मित्रों, अब हम अपने द्वारा कल्पित लोकतंत्र रूपी त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर पृथक पृथक चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि यदि लोकतंत्र को एक त्रिभुज के रूप में कल्पित किया जाए तो इसकी पहली भुजा संवैधानिक व्यवस्था की बनती। संविधान का अर्थ लिखित या अलिखित नियमों का संकलन है, जिसके अनुसार किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा नागरिकों के अधिकारों और कभी कभी उनके कर्तव्यों का भी सुनिश्चितीकरण किया जाता है और राज्य में पदों की वितरण की व्यवस्था क्या होगी, इसके बारे में भी बताया जाता है। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 1789 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति के पश्चात फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर अमेरिका के 13 राज्यों ने एक सम्मेलन किया तथा 13 में से 9 राज्यों की सहमति के पश्चात विश्व का पहला लिखित और संघीय संविधान अस्तित्व में आया, जिसे हम अमेरिकी संविधान के रूप में जानते हैं। इसके पश्चात
1791 ईस्वी में पोलैंड का संविधान अस्तित्व में आता है, जिसे यूरोप के पहले लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1791 ईस्वी में ही दो अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जिनमें पहला था फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान उनका पहला संविधान अस्तित्व में आया, जिसके द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई थी। इस संविधान द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा भी की गई। इसी वर्ष अर्थात 1791 ईस्वी में अमेरिकी संविधान में पहले 10 संशोधनों द्वारा मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया, जिसे अमेरिकी बिल ऑफ राइट कहा जाता है। हालांकि इसके पहले 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के संविधान में मैग्ना कार्टा, 1628 में पिटीशन ऑफ राइट और इसके बाद बिल ऑफ राइट जैसे प्रावधान भी आ चुके थे। इन सभी घटनाओं ने समवेत रूप से कुछ प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए। इनमें सर्वप्रमुख थे विधि का शासन, नागरिक समानता और स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म तथा अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि आदि। इन सब में नागरिक समानता का तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो नहीं, किंतु सर्वप्रमुख अवश्य। नागरिक समानता को एक तरह से लोकतंत्र की कुंजी के रूप में जाना और समझा जा सकता है। दरअसल लोकतंत्र की शुरुआत ही नागरिक समानता के दावे के साथ होती है। समानता का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समान व्यवहार। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि सभी नागरिकों को एक जैसा बना दिया जाए या पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया जाए। समानता का अर्थ है कि राज्य अपने नागरिकों के मध्य जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा और राज्य के सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखेगा। लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ है। विधि के शासन का अर्थ है कि राज्य में विधि का अर्थात कानून का स्थान सर्वोच्च होगा। न्याय की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की इच्छा, सनक या विचारधारा के अनुसार न्याय नहीं किया जाएगा, बल्कि कानून की धाराओं के अनुसार न्याय कार्य संपादित होगा। विधि के शासन की दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं: विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और विधियों का समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। विधि के समक्ष समता विधि के शासन के सिद्धांत का मूल आधार माना जा सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि कानून की निगाह में सभी बराबर। न्याय व्यक्ति के पद, परिस्थिति, वर्ण, जाति के आधार पर नहीं, बल्कि कानून की धाराओं के अनुसार किया जाएगा। कानून की निगाह में सभी समान।
विधि का शासन तथा विधि के समक्ष समता, ये दोनों सिद्धांत ब्रिटिश राज व्यवस्था की देन माने जाते हैं, जिसे वहां के एक प्रसिद्ध संविधानविद और कानून के ज्ञाता डायसी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लेकिन विधियों का समान संरक्षण यह सिद्धांत, जिसे भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है, अमेरिकी राज व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की देन माना जाता है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, किंतु असमान परिस्थितियों में अलग तरीके से भी न्याय किया जा सकता है, जिससे संपूर्ण न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। संविधान की भुजा के अतिरिक्त लोकतंत्र रूपी इस त्रिभुज की दूसरी भुजा है संस्थात्मक भुजा। यदि संविधान को लोकतंत्र का हृदय कहा जाए, तो ये संस्थाएं लोकतंत्र के हाथ और पैर, जो लोकतंत्र की उपलब्धता को जमीन पर सुनिश्चित करती। किसी भी गतिशील लोकतंत्र में बहुत सारी संस्थाएं निर्मित की जाती। इनमें सबसे प्रमुख है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान द्वारा सुनिश्चित की जाती है, ताकि इसे एक संवैधानिक संस्था का रूप प्रदान किया जा सके। स्वाभाविक है कि कार्यपालिका चुनाव आयोग को प्रभावित करने या उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर सकती है। इसलिए संविधान द्वारा चुनाव आयोग को व्यापक रूप से शक्तियां प्रदान की जाती हैं और उसे स्वायत्त या स्वतंत्र रूप प्रदान किया जाता है। एक स्वतंत्र तथा स्वायत्त चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देने का कार्य करते हैं। लोकतंत्र सहित किसी भी शासन व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन्हें हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में जानते हैं। जब मैं शासन के 3 अंगों की बात कर रहा हूं, तो यह विशेष रूप से ध्यान में रखने वाली बात है कि शासन व्यवस्था में केवल कार्यपालिका, या और संक्षेप किया जाए तो सरकार या राजनीतिक कार्यपालिका ही नहीं होती, बल्कि उसमें व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का भी हस्तक्षेप होता है, और तभी कोई भी राज्य व्यवस्था अपनी संपूर्णता को प्राप्त करती। अंगों अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका के संबंध में शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर और नियंत्रण तथा संतुलन, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अब लगभग सर्वस्वीकार्यता पा चुका है। शक्ति पृथक्करण का अर्थ है कि शासन के तीनों अंग अलग अलग होने चाहिए। जैसा कि पूर्व में राजतंत्रों में हुआ करता था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सामान्य रूप से एक ही व्यक्ति में निहित रहती थी, लेकिन आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक मर्यादा तथा भावना के अनुरूप
इन तीनों अंगों को, चाहे वे व्यक्ति में हो या निकाय में, वैसे सामान्य रूप से निकाय में ही ये तीनों अंग होते हैं, उनको एक दूसरे से पृथक रखा जाता है तथा संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार बनाए जाते हैं कि कोई भी अंग किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न कर सके और अधिक शक्तिशाली न होने पाए। इस प्रक्रिया में ये तीनों ही अंग एक दूसरे को नियंत्रित तथा संतुलित करने का कार्य करती हैं। वैसे जनता के द्वारा चुने जाने के कारण लोक सदन या संसद को अधिक प्रभावशाली व महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु संसद का भी दायित्व है कि वह विधि निर्माण करते समय संवैधानिक मूल्यों, मर्यादाओं और संविधानवाद की भावना का विशेष रूप से ख्याल रखे और अलोकतांत्रिक निर्णय लेने से बचे। इसके अलावा अन्य विभिन्न संस्थाएं भी हैं जो लोकतंत्र को सशक्त बनाने का कार्य करती। इन संस्थाओं में नागरिक संगठन जैसे एनजीओ, यूनियन, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, लोकपाल आदि विभिन्न संगठन आते हैं। ये सारे संगठन कार्यपालिका को जनता के प्रति जवाबदेह तथा अधिक पारदर्शी बनाने का कार्य करती हैं। सामान्य रूप से पूरी दुनिया में कार्यपालिका की यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि वह धीरे धीरे जनता के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता का परित्याग करने लगती है। कहा गया है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता पूर्णतया भ्रष्ट करती। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसलिए आवश्यक है कि इन विभिन्न संगठनों के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने का काम किया जाए। एक तरीके से हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कार्यपालिका के लिए काउंटर वेलिंग पावर्स के रूप में भी देख सकते हैं, जो उनकी शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करती। इन संस्थाओं को यथासंभव सरकारी दबाव से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान कर सके। यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या संविधान या लोकतांत्रिक संस्थाओं का होना लोकतंत्र की गारंटी देता है? क्योंकि हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां संविधान तो है लेकिन लोकतंत्र के होने के प्रति आशंका व्यक्त की जाती। मसलन चीन, पाकिस्तान, सोवियत रूस आदि। इसी तरह यदि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ध्यान दिया जाए तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के होने भर से लोकतंत्र मजबूत नहीं हो जाता। इन संस्थाओं की अपनी एक विकास यात्रा होती है और वह समय के साथ धीरे धीरे मजबूत होती और अपना व्यक्तित्व या वास्तविक व्यक्तित्व प्राप्त कर पाती। भारत में चुनाव आयोग और
न्यायपालिका इस बात के स्पष्ट उदाहरण है। इन संस्थाओं ने समय बीतने के साथ साथ अपनी स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता प्राप्त की। जिस गति में समाज लोकतांत्रिक तथा परिपक्व होगा, उसी गति में ये संस्थाएं भी कारगर और परिपक्व होंगी। सीधा गणित यह है कि जैसा समाज वैसी संस्थाएं। और यहीं पर पहुंचने के बाद हमें लोकतंत्र की तीसरी भुजा अर्थात नागरिक संस्कृति के महत्व का पता लगता है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था तो है ही, पर उससे भी अधिक एक जीवन शैली भी है। किसी राज्य के नागरिकों के पारिवारिक जीवन को देखकर उनके नागरिक जीवन का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। वह नागरिक जो अपने सह नागरिकों के प्रति स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव नहीं रखता, वह लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र को देखने का एक पैमाना यह भी है कि विभिन्न नागरिक अपने उन नागरिकों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं जो अल्पसंख्यक, दमित, शोषित और हाशिए के इंसान हैं। लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि विभिन्न नागरिक कैसा सोचते हैं, किस प्रकार सोचते हैं, किस सीमा तक सोचते हैं और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। उनके मत देने के विभिन्न आधार क्या क्या हैं और वे कितनी जिम्मेदारी से मत देते हैं। मित्रों, समय की संक्षिप्तता और अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार मैंने लोकतंत्र का एक संक्षिप्त सैद्धांतिक विवेचन आपके सामने रखा है। यदि यह आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, मसलन लोकतंत्र के विकास का ऐतिहासिक विवरण। यदि इस चर्चा को और आगे आप सब बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा को अवश्य व्यक्त करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।